नमस्कार, अंतिमबाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो मार्केट की आज शुरुआत हुई। आज साल का पहला कारोबारी सत्र है 2017 का, लेकिन उतार चढ़ाव पूरी तरह से अपने शबाब पर है। ये कह सकते हैं कि दिन भर जो आज उतार चढ़ाव मिला है, शायद हो सकता है आपको आगे भी चल के मिले, क्योंकि अब 5 तारीख से अर्निंग्स, 4 तारीख से 5 राज्यों के चुनाव और साथ ही अब जनवरी के महीने में ग्लोबल संकेत के हिसाब से फेड की स्पीच भी बहुत अहम हो जाएगी। एक बार फटाफट से देख लेते हैं आज बाजार में पूरी रूपरेखा क्या रही और आगे किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता हुआ दिखेगा। कुल मिला के आज मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। थोड़ी देर पहले ही मार्केट हरे निशान की तरफ लौटा है और 8200 इसके लिए हर्डल है। ये ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट से हमको समझ में आ रहा है, इसलिए आज की क्लोजिंग इस अंतिम बाजी में इसी चीज़ पे हम फोकस करेंगे कि 8200 के कितना नीचे या 8200 के कितना ऊपर हम क्लोज करने की तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। दूसरी बात, सरकार के फैसले के बाद जो ब्याज दरों में कटौती का फैसला लिया गया, बैंक्स ने भी आगे तक इनिशिएटिव लिया, उसके बाद बाजार पूरी तरह से बट गया। रियल एस्टेट अल्टीमेट बेनिफिशियरी था तो ये इंडेक्स सबसे तेज है, लेकिन बैंकों की बैलेंस शीट्स में थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए बैंकिंग शेयर्स में गिरावट है। ये बटा हुआ बाजार के कल फिर से जुड़ेगा या भी बटा हुआ ही चलेगा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया विक्स में अभी भी 4.5% की बढ़त है, जो एक कॉशियस साइन दे रही है कि इस बढ़त को हम किस रूप में लें। हालांकि निफ्टी के 2/3 से ज़्यादा शेयर्स इस समय बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। आज ज़्यादातर ऑटो कंपनीज ने अपने नंबर दिखा दिए और नंबर दिखाने के बाद बाजार को ऐसा डर नहीं लगा जिस डर से पहले वो डरा हुआ था कि नंबर्स कहीं खराब आएंगे तो टूट जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि निचले स्तरों से रिकवरी आई है। और ड्यूल कंट्रोल को लेकर कल से जीएसटी की बैठक होगी, शुरू होगी काउंसिल की, और ये 2 दिन चलेगी, 3 और 4 तारीख को। बिल्कुल, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इस समय अच्छी रिकवरी मार्केट ने लो लेवल से दिखाई है। आप सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को देखिए, जो इंट्राडे लो यहाँ पर देखने को मिला था उसकी तुलना में मार्केट में रुझान ठीक ठाक है। निफ्टी के गेनर्स को एक बार देखते हैं, जहाँ पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स और अल्ट्राटेक, इन पर अच्छा मूव है। टाटा मोटर्स पर भी अच्छा मूव, एंड मारुति सुजुकी, जो सुबह नर्वसनेस थी सेल्स नंबर्स आने के बाद, लेकिन सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि जिस तरह के नंबर्स आए हैं, इससे देखिए मार्केट इससे बुरे आंकड़े शायद एक्सपेक्ट कर रहा था या फिर सस्पेक्ट कर रहा था, और जो आंकड़े आए उसमें एटलीस्ट ऐसा कुछ मिला नहीं मार्केट को कि जिसकी वजह से इन स्टॉक्स को हैमर करना पड़े। इस बीच अश्विन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऑटो एनालिस्ट हैं एलकेपी सिक्योरिटी से। एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। अश्विन, ये जो नंबर्स आए हैं, ये बाजार की जो उम्मीद है उससे बेहतर नंबर्स मार्केट ने पोस्ट किए। शायद यही वजह है कि मारुति जिस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा अभी भी प्रॉब्लमेटिक है, एंट्री लेवल, वहाँ पे नंबर्स फिर से खराब थे, लेकिन फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, शेयर ऊपर है। जी हाँ, देखिए मारुति का अभी जो मेन एम्फोसिस है वो एसयूवी सेगमेंट पे है, जिधर बलिनो, जिधर ब्रीजा आती है, और कम्पैक्ट कार सेगमेंट में जिधर बलिनो आती है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि वहाँ पे वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा है, उसकी वजह से मारुति इज एबल टू केटर टू द डिमांड वॉट एवर इज देयर। पहले का जो वेटिंग पीरियड, पहले का जो ऑर्डर्स है, कंपनी इज एबल टू प्रोवाइड देम, बिकॉज अभी दिसंबर में देखा जाए तो वीक मंथ माना जाता है। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बंद रखते हैं सर्विसिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो ऐसे मंथ में भी सिर्फ 1% डाउन नंबर्स आना इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड मेनली तो एक्सपोर्ट्स की वजह से और बलिनो ब्रीजा की वजह से कंपनी के ये नंबर जो है वो अच्छे आए हैं। बिल्कुल। साथ ही ओवरऑल भी अगर हम जो सेल्स नंबर्स आए हैं उन्हें देखें, तो अश्विन, क्या ये कहना सही होगा कि मार्केट थोड़ा डरा हुआ था और इस वजह से जो ऑटो सेल्स नंबर्स में डाउनसाइड हो सकती थी पोटेंशियली, वो इसने फैक्टर इन कर ली थी, जिसकी वजह से आज अच्छी अपसाइड अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है? देखिए, देखा जाए तो नवंबर में तो हमने देखा था कि इन्वेंट्रीज लो गए थे फेस्टिवल की बात में, इसमें नवंबर नंबर्स अच्छे थे। लेकिन दिसंबर नंबर में जो भी है ना, जैसे कहते हैं हम, लिटमस टेस्ट था ऑटो नंबर्स के लिए, और वो पास हो चुके हैं। ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि हमको लग रहा था कि दिसंबर विल बी द वर्स्ट मंथ, जब भी सीजनल वीकनेस रहता है, और उसके ऊपर से ये डिमोनेटाइजेशन का जो आया है, उसकी वजह से हमको लग रहा था कि काफी खराब नंबर आएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। और आगे जाके चलते मेरे ख्याल से जैसे ही कैश सिनेरियो इंप्रूव हो जाएगा, तो ऑटो कंपनीज विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट, और जनवरी, फरवरी, मार्च ऑनवर्ड्स नंबर एवरी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंप्रूव होते जाएगा। अश्विन, ये 2 व्हीलर सेगमेंट के भी नंबर ऐसे ही आने वाले हैं, क्योंकि कल हमको उसके लिए भी तैयारी करनी होगी, उसके नंबर्स कल आएंगे?
टू व्हीलर्स में देखा जाए तो बजाज का नंबर्स तो वैसे भी एक्सपोर्ट्स की वजह से खराब आ ही रहे थे, और अभी ये जो डोमेस्टिक नंबर्स आए वो भी काफी खराब आए हैं डिमोनेटाइजेशन की वजह से, क्योंकि टू व्हीलर सेक्टर जो है वो काफी कैश पे चलता है, और उसकी वजह से जो टू व्हीलर्स के नंबर आएंगे वो खराब ही आएंगे। हीरो के या टीवीएस के भी नंबर्स दिसंबर के काफी खराब आएंगे। हम लोग को लगता है कि हीरो में अबाउट 20-25% ऐसा ही डिक्लाइन आएगा, और टीवीएस में भी उसका सिर्फ मोपेड का नंबर अच्छा आएगा, इसलिए उसकी वजह से उसका टोटल नंबर्स इतने खास नहीं आएंगे, मतलब इतने खराब नहीं आएंगे। ठीक है अश्विन, एक छोटा सा सवाल ये कि कल जब ट्रेड करने के लिए उतरे या फिर कभी भी अब ऑटो कंपनीज को खरीदे तो क्या 4 व्हीलर को खरीदे या फिर 2 व्हीलर को खरीदे? वैल्यूएशन अभी भी कहाँ पे रीच है? देखा जाए तो आपको ऐसा मतलब सेक्टर नहीं देखना है, आपको देखना है कंपनी वाइज। अभी कंपनी वाइज देखेंगे तो मारुति सुजुकी इज मच बेटर प्लेस देन एनी अदर कंपनी राइट नाउ ऑटो स्पेस में। उसका प्रोडक्ट मिक्स काफी अच्छा है, और डिमोनेटाइजेशन का शॉक जो बाकी लोगों को बैठ रहा है वो उसको इतना नहीं बैठेगा, और बैठ भी नहीं रहा है। तो मारुति टॉप गेनर अकॉर्डिंग टू अस, एंड सेकेंडली टाटा मोटर्स, जिसका डोमेस्टिक प्रेजेंस काफी कम है एज कम्पेयर टू द टोटल प्रोडक्ट मिक्स। अगर देखा जाएगा तो डोमेस्टिक से JLR का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा है, तो उसकी वजह से JLR का नंबर्स अच्छे आएंगे और टाटा मोटर्स विल बी बेनिफिटेड। सेकेंडली अगर आप टू व्हीलर्स में जाएंगे तो हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स इतने अच्छे नहीं आएंगे, किंतु आगे चलते जैसे उसका प्रोडक्ट मिक्स जो है वो छोटा टिकट साइज का है, और उसकी वजह से जैसे ही कैश इनफ्लोज बेटर हो जाएगा इमीडिएटली दिस स्टॉक विल रिबाउंड। तो मेरे ख्याल से ये 3 स्टॉक्स बाय करने जैसे हैं विद इन दी ऑटो फैक्ट। बजाज ऑटो के नंबर्स पर क्या कहना है आपका? बजाज ऑटो के नंबर्स काफी खराब आए हैं। हमको पता है कि एक्सपोर्ट्स पे काफी प्रेशर है, नाइजीरियन मार्केट में, इजिप्ट में काफी प्रेशर है, लेकिन जो डोमेस्टिक नंबर्स हैं उसमें भी अभी देखा जाए तो कंपटीशन भी काफी बढ़ता जा रहा है बजाज ऑटो को। उसका डिस्कवर सेल्स नहीं हो रहा है, पल्सर में भी काफी मार बैठ रही है, और उनका जो सिटी 100 है उसमें भी थोड़ा सा अभी स्लो डाउन आ गया। प्लैटिना इज डूइंग वेल, और अभी जो नया बाइक उन्होंने लॉन्च किया डोमिनार, उसको भी काफी कंपटीशन आएगा आयशर मोटर्स से। तो ऐसे सिनेरियो में जो डिमोनेटाइजेशन है और कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, मेरे ख्याल से इन्वेस्टर जो है वो बजाज ऑटो से काफी दूरी रहे। बिल्कुल। चलिए अश्विन, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच गौरव बिस्सा भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। गौरव, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो 8133 का लो हिट करने के बाद इस समय वहाँ से ऑलमोस्ट 65 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी इस समय है, एंड 8200 के पार फिर से एक बार निकलने की कोशिश करते हुए। आप कैसे देख रहे हैं इस रिबाउंड को? गुड आफ्टरनून। रिबाउंड काफ़ी अच्छा है, अगर देखेंगे 2 दिन से काफ़ी अच्छे से मोमेंटम आ रहा है। अगर आप ऑप्शंस की अगर बात करें, अच्छी खासी सेलिंग हो रही है। 8000 जब चालू हुई थी पुट में, अब वो शिफ्ट हो रही है 8100 की तरफ, तो एक काफ़ी अच्छा संकेत है कि लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है मार्केट में। लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि 8250, 8260 इमीडिएट टर्म्स पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे हम लोग और यहाँ से 40-50 पॉइंट्स के अपसाइड देख सकते हैं। बट आई विल बी कॉशियस, अगर एक बार 8250 आएगा तो मैं वहाँ पे एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं रहूँगा। आई स्टार्ट बुकिंग सम ऑफ माय प्रॉफिट्स वहाँ पे, और अगर वो सस्टेन होता है तब एक नया ट्रेड लेना बनता है। अदरवाइज यहाँ पे मैं फ्रेश नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ी भी डिप अगर आती है मार्केट में तो उसको लॉन्ग के लिए जरूर यूज़ कर लूँगा। ठीक है, श्रीकांत चौहान इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, शुक्रिया समय देने के लिए जी बिजनेस को, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आज DLF और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, नो डाउट जो अनाउंसमेंट 31 तारीख को हुई थी उसके बाद चलना स्वाभाविक था, चल भी रही हैं, लेकिन अब क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर और चलेंगे तो रुक जाना चाहिए? Happy New Year to you and to your entire team. And while looking at the Nifty, I think मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल पे डेफिनेटली हम थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो 80% रिट्रेस हो चुका है उसके एंटायर फॉल का। और अगर आप पुट कॉल रेशो देखते हो तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 1.20 या 1.25 के करीब इसका पुट कॉल रेशो चल रहा है। एक ही बात जो थोड़ी सी चौंकाने वाली है वो है कि जो फ्यूचर्स है और स्पॉट है
उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। से उसमें जो प्रीमियम होता है हमेशा 20-25 पॉइंट का, वो नहीं है, तो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी हेज पोजीशन बनी हुई है और इसी वजह से शायद मार्केट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। बट एक बात क्लियर है कि मैं इस लेवल के आसपास थोड़ा सा कॉशियस हूँ। 8,200 के आसपास मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए, या तो कोई अगर डीप अगर आती है तो, या तो फिर मार्केट कॉन्फिडेंटली 8,230 के लेवल्स को क्रॉस करता है। तो 8,230 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आपने देखा होगा कि जब फेड की पॉलिसी थी और उसके बाद जो उसके आउटकम आए थे, उसके बाद मार्केट ने जो हाईएस्ट लेवल्स किए थे वो थे 8,230 के करीब, और उसके बाद मार्केट वर्टिकली गिरा है वहाँ से। तो 8,230 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मुझे लगता है वो क्रॉस करने के बाद एक नया व्यू ले सकते हैं, बाकी इन बिटवीन हम प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। इस बीच श्रीकांत, बैंक्स पर आपने आज क्या ट्रेड किया है? क्योंकि ये जो रेट कट है, इसे ऑब्वियसली सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो इसका कंजम्पशन पर अच्छा पड़ने की उम्मीद है, डिमांड कुछ हद तक ट्रिगर होने की भी उम्मीद है, लेकिन बैंकिंग स्पेस पर जो रिएक्शन है स्पेशली ऑन SBI वो थोड़ा नेगेटिव है। 2.5% नीचे SBI भी है इस समय। क्या व्यू है आपका? देखिए, अगर फंडामेंटली देखा जाए तो बैंक सेक्टर के लिए एक्चुअली वो नेगेटिव है, लेकिन ऑटो या अदर इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म में, और इसी वजह से मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी पे काफ़ी प्रेशर है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। बैंक निफ्टी या तो बैंक स्टॉक्स ने ऑलरेडी इन सब चीज़ों को डिस्काउंट कर लिया है इन एडवांस, और आज के जो लोअर लेवल्स थे 17,850 से 17,900 के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए, और वहाँ से आज रिकवरी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है वो 17,850 या 900 के स्टॉप लॉस के साथ हम लॉन्ग रख सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे, और टारगेट्स रख सकते हैं 18,300 या 18,350 के। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी एक बिकवाली देखी थी ऑल प्राइवेट बैंक्स में, लेकिन उनमें भी रिकवरी देखने को वापस मिल रही है, और अगर ये रिकवरी अगर कंटिन्यू रहे, बरकरार रहे, तो फिर मुझे लगता है कि हमें और एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन नेट ओवरऑल मेरा व्यू ये है कि मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी वर्स्ट लेवल्स देखे हुए हैं, उसके बाद एक हायर बॉटम बना हुआ है, तो हम करंट लोज के साथ एक लॉन्ग पोजीशंस कैरी करना चाहेंगे। ठीक है, यही बात शायद SBI के MD रजनीश कुमार भी कह रहे थे कि उन्होंने जो बेस रेट में भी कटौती की है MCLR के अंदर, उससे उनके मार्जिन्स पे कुछ खास असर होगा नहीं। उनका ये भी कहना है कि बेस रेट में ज़्यादा बदलाव अब आगे चल के शायद होने की गुंजाइश थोड़ी कम हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। MCLR तो 90 बेसिस पॉइंट जो कट है वो तो अक्रॉस ही होता है, मतलब दैट इज द न्यू MCLR इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी, और अभी जो भी लोन होंगे वो उसी को बेस मानना। मार्जिन्स पे लगता है इम्पैक्ट थोड़ा तो जरूर आएगा, लेकिन कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो MCLR रेजिम है उसमें 1 साल बाद रीप्राइसिंग होती है। तो ये रेजिम अप्रैल से इंट्रोड्यूस हुआ था, तो नेक्स्ट रीप्राइसिंग एग्जिस्टिंग MCLR लिंक्ड लोन्स की अप्रैल में होगी। जो बेस रेट लिंक्ड लोन्स है उसमें कोई ज्यादा बदलाव अब नहीं। तो ये थे रजनीश कुमार, और डेफिनेटली जो नए बोरोवर्स हैं उन्हें इसका फ़ायदा होगा। इस बीच HDFC लिमिटेड इस समय ऑलमोस्ट 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, 1221 का लेवल है, और इनके लिए डबल वैमी इस तरह से है कि क्योंकि SBI ने रेट घटाए हैं तो HDFC के ऊपर ये दबाव बढ़ेगा, जो कि हमेशा टॉप 3 लेंडर्स में रहता है कि ये भी दरें घटाए, लेकिन इनके लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स इतना गिरा भी नहीं है, एंड सेकेंडली इनको कैश मोबिलाइजेशन का वो जैकपॉट नहीं लगा है जो कि बैंक्स को लगा है। जो पैसे बैंक्स में डिपॉजिट हुए हैं उस तरह का फ़ायदा HDFC लिमिटेड को नहीं हुआ। HDFC लिमिटेड पर गौरव क्या राय है आपकी? सपोर्ट्स के आसपास है, 1200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैं एक कॉन्ट्रा लेना चाहूँगा कॉल। 1200 के स्टॉप से बाय कर सकते हैं, ऊपर में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1260 तक के लेवल्स आपको एक बार देखने मिल सकते हैं। ठीक है, और इस मार्केट में यही दोनों बैंक HDFC और SBI लीड कर रहे हैं, जो निफ्टी को भी ड्रैग कर रहे हैं। दोनों में करीब एक में 3.25 और एक में 3.5% की गिरावट है, और ज़्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स नीचे ही हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसन, ICICI, कोटक, ये सभी बैंक ऑलमोस्ट इस समय दिन के निचले स्तरों पर है। एक बार F&O गेनर्स भी देख लेते हैं आज कौन कौन से शेयर्स ऐसे जो चल रहे हैं। आज रियल एस्टेट के काउंटर्स चले, लेकिन सीमेंट के आज शेयर्स में कई दिनों बाद इस तरह का मूव देखने को मिला। ये श्रीकांत, सीमेंट कंपनीज में अब और भी बढ़त आएगी ना, किसी को अपने प्रॉफिट इंट्राडे के तो बुक नहीं करने चाहिए आज के, क्योंकि इंडिया सीमेंट के स्ट्रक्चर को देख के लगता है 120-121 को तोड़ नहीं रहा था, आज डिसाइसिवली तोड़ा और बढ़त में क्लोज भी करने की तैयारी कर रहा है। ये एक बार बुक करें प्रॉफिट या फिर कंटिन्यू कर जाएं?
देखिए, वैसे जो आप बोल रहे हो मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि इनमें जो एक सेल ऑफ आया था वो काफ़ी वर्टिकल सेल ऑफ था और काफ़ी बड़ा सेल ऑफ था एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सेक्टर। और वो एक सेल ऑफ आने के बाद उनमें जो एक बाउंस बैक एक्टिविटी बनी हुई है, या तो प्राइस पैटर्न और वॉल्यूम पैटर्न्स बने हुए हैं, एक बात दर्शा रहा है कि इसमें डेफिनेटली वापस एक इंटरेस्टिंग बाइंग हुआ है और ये सेक्टर आने वाले कुछ हफ्तों तक अपने को शायद और एक ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। इंडिया सीमेंट स्पेशली आप देखेंगे तो इसमें मल्टी सपोर्ट्स थे 105 110 के करीब और उसके बाद इसमें से रिकवरी देखने को मिली है। तो यकीनन मुझे लगता है कि ये स्टॉक 130 से 135 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा और मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग पोजीशंस बनी हो इसमें उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, होल्ड करे, स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 117-18 के आसपास और टारगेट्स रखे 130 के। अल्ट्राटेक सीमेंट और ग्रासिम ये दोनों में भी हमें अच्छा लगता है पैटर्न ओवरऑल, और लगता है कि ये दो स्टॉक्स भी आने वाले 1-2 दिन में परफॉर्म करेंगे। इस बीच शुगर स्टॉक्स पर एक नज़र डालते हैं। वहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। उत्तम शुगर है जो कि करीब 20% ऊपर, राजश्री शुगर करीब 16-17% ऊपर। बाकी कई शुगर स्टॉक्स हैं जिस पर अच्छा मूव है, जैसे अपर गैंजेस ये करीब 9.5% ऊपर है, धामपुर शुगर ये करीब 8-10% ऊपर है, औज शुगर यहाँ पर 6-7% का मूव देखने को मिला। सारे ही स्टॉक्स काफ़ी अच्छा मूव देते हुए। गौरव, यहाँ पर अब क्या ट्रेड करना चाहिए? देखिए, अब शुगर्स में यहाँ से भी थोड़ा बहुत मोमेंटम बनते हुए दिखा जा रहा है। तो अगर आप आउट शुगर की बात करें, डालमिया शुगर की बात करें, मुझे लगता है यहाँ से और आप 4 से 5% ट्रेडिंग गेंस के लिए प्ले कर सकते हैं। स्पेशली हम लोग अपने क्लाइंट्स को काफ़ी जो अग्रेसिवली सिलेक्ट करवा रहे हैं वो है डालमिया शुगर। मैं निचले लेवल्स पे बाय कहा था, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप सस्टेन अगर हो जाते हैं करंट लेवल्स तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो फुल क्वांटिटी नहीं, लेकिन स्टैगर्ड वे में यहाँ से आप बाय करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। आज कुछ सरकारी कंपनीज के अंदर भी एकाएक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना। ये बाजार के 1 घंटे के बाद सभी सरकारी कंपनीज एकदम से चली, चाहे एमएमटीसी हो चाहे एसटीसी हो। आप ये दोनों ही देखिए, दोनों एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं। और इसके अलावा ड्रेजिंग कॉर्प जो कि एक बड़ा कंटेंडर है विनिवेश का, यहाँ पे भी करीब 10% से ज़्यादा की मजबूती। आईटीआई और एमटीएनएल के अंदर भी अच्छा मोमेंटम आया, दोनों ही ट्विंस इकट्ठे चलते हैं। और हिंदुस्तान कॉपर भी करीब 3% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। ये श्रीकांत, इन सभी पीएसयूज कंपनीज में ये गवर्नमेंट की जो सोच है या बजट आने वाला है, इसको लेके कुछ खरीदारी हो रही है कि सरकार के पास देखिए नोटबंदी और इकोनॉमी को ठीक करने के लिए अब थोड़ा सा कंफर्ट जोन है। दूसरा हिस्सा क्या ये विनिवेश की वजह से चल रही हैं, या फिर तीसरा इसमें कहीं इंस्टीट्यूशनल बाइंग तो नहीं है? इन तीनों में से क्या है, या फिर कुछ और है? आप क्या नोटिस कर रहे हैं इसमें? मुझे लगता है कि एक थोड़ा कंफर्ट आते जा रहा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे। और अगर आप देखेंगे तो इनमें जो एक स्टीप सेल ऑफ हुआ था पिछले कई सालों से, और अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 साल का अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखते हो तो फर्स्ट टाइम इनमें इतना इंटरेस्ट, इतनी वॉल्यूम्स, इतने डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। और प्राइस पैटर्न्स जो है वो काफ़ी कन्विंसिंग है। जैसे आपने अगर आप देखा होगा तो इंजीनियर्स इंडिया है, वैसे अगर आप देखें तो कॉन्कर, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन या एसटीसी, हिंदुस्तान कॉपर, इनमें एक फ्रेश ट्रेंड बना हुआ है और इन्हें हमें और स्टडी करना पड़ेगा। बिकॉज इन सब स्टॉक्स में हमने हमेशा एक बार देखा है कि ये लोग ये जितने भी स्टॉक्स हैं वो अपने एक लेवल तक चलते हैं, उसके बाद उनमें उतना ही एक सेल ऑफ आ जाता है। बट कुछ अलग स्टॉक्स जैसे है कि आरईसी, पीएफसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर्स इंडिया, ये जो स्टॉक्स हैं इनमें काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड डेवलप हुआ है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ 12 से 18 महीने का अगर आप अवधि लेते हो तो ये स्टॉक डबल भी हो सकते हैं। तो इनमें अच्छे वॉल्यूम्स हैं और हमारे जो प्रीफर्ड पिक्स हैं इसमें वो इंजीनियर्स इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्टॉक हमें इस प्राइस से भी कम 50 से 100% के रिटर्न आने वाले 12 या 18 महीने में दे सकते हैं, ऐसी हमारी उम्मीद है। बिल्कुल, तो ये स्टॉक्स हैं ऐसे जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। इस बीच एक बार देख लेते हैं मिड कैप में इस समय क्या रुझान है। ऑलमोस्ट 0.25% ऊपर मिड कैप इंडेक्स इस समय, यानी 100 से ज़्यादा अंकों की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। और मिड कैप के गेनर्स को देख लेते हैं। आज रियल एस्टेट के कई स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा मूव दिया है, और इसके अलावा शुगर स्टॉक्स की हमने बात की, उस पर अच्छा मूव। अब देखिए एनसीसी, आईआरबी, इन सब पर अच्छा मूव देखने को मिला है। ओवरऑल रुझान अच्छा है इस समय। डीएलएफ इनफैक्ट एज वी स्पीक 7% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। और डीएलएफ पर अगर आपको कोई ट्रेड लेना हो इस समय गौरव, तो वो क्या होना चाहिए?
ये अगर थोड़ा नीचे अगर मिल जाता है 118 तक तो काफी अच्छा ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे अगर 119 के आसपास अगर बाय करता है तो 115 के स्टॉप लॉस है उसको लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर में 125 से 128 के लेवल देखने मिल सकता है। काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे अभी मोमेंटम देखने मिला है। अगर ये सस्टेन होते हैं तो काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको इसमें देखने मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इजी मौका था शॉर्ट्स बनाने का। 115 के करीब शॉर्ट कीजिए, 108 पे कवर था। ये जो ट्रेड था मुझे लगता है ये अनवाइंड हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग अच्छी आपको देखने मिल सकती है if it holds 119 to 119। श्रीकांत, आज कुछ एक पर्टिकुलर इंफ्रा कंपनीज के अंदर भी काफ़ी अच्छा मूव है। चाहे आईआरबी इंफ्रा देखिए, ये 3.5% ऊपर, एससीसी 3% ऊपर है, और एक एनसीसी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन ये भी करीब 4% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। ये ठीक बजट से पहले ये फैंसी काउंटर्स है, ये फैंसी प्ले है, फैंसी सेक्टर है, जहाँ पे कुछ एक इंस्टीट्यूशनल या ट्रेडर्स भी आते हैं। उनको पता है कि इंफ्रा को लेकर सरकार कुछ ना कुछ तो बोलेगी, भले कम बोले ज़्यादा बोले, लेकिन बोलेगी ज़रूर। इसलिए इंफ्रा सबसे सेफ है, सबसे बेहतर यही है कि इसी पॉकेट में पैसा डाल दो। कृषि है, इसी पॉकेट में पैसा डाल दो। ठीक है, पैसा डल भी जाना चाहिए। क्या ये वैल्यूएशन से जस्टिफाइड है? क्या इनमें पैसा डाल देना चाहिए टिल बजट तक? देखिए, अगर आप सेक्टर रोटेशन को अगर आप स्टडी करते हो तो हमेशा हमने एक देखिए बात की, मेटल्स पहले चल जाते हैं, फिर बैंक्स चलते हैं, उसके बाद एक जो रैली आती है वो वापस से आती है इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में इसीलिए आती है क्योंकि उस वक्त एक इकोनॉमी का एक ऐसा एक पड़ाव आ चुका होता है कि जहाँ पे इंटरेस्ट रेट आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में कम हो सकता है, और इस बार उसकी वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनी है। ये शायद 15 दिन में ना हो, लेकिन आने वाले 3 महीने में ज़रूर हम ये देखेंगे कि काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, और इसी वजह से मुझे लगता है इन सब के वैल्यूएशंस तो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट न्यूज़ फ्लो है, जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और ये ऐसा ही नहीं कि अभी चालू हुआ है, ये 3 महीने से चल रहा है। अगर आप एचसीसी, एनसीसी इनके फॉर्मेशंस देखते हो तो पिछले कई महीनों से इनमें काफ़ी अच्छी एक तेज़ी देखी हुई है, और अभी वो लोग अपने एक ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास आ चुके हैं। तो ये जो जितने भी स्टॉक्स हैं, एनसीसी, एचसीसी, सीमेंस, अगर आप देखेंगे तो बड़े में इनमें काफ़ी अच्छी एक तेज़ी का एक फॉर्मेशन बना हुआ है, और ये आने वाले दिनों में और परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो एचसीसी है वो यहाँ से 55 या 60 के लेवल्स को आने वाले कुछ महीनों में छू सकता है। एनसीसी जो है उसमें हमारा टारगेट है 100 से 105 के करीब, और सीमेंस जो है उसमें एक बड़ी बिकवाली के बाद एक अच्छा ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है जो एक बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। तो ये भी स्टॉक आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देगा। तो नेट डेफिनेटली इस लेवल से भी हम इन पर्टिकुलर सेक्टर में या इन स्टॉक में पर्टिकुलर हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। इस बीच मैं अभी बयान पढ़ रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इस समय एक रैली संबोधित कर रहे हैं लखनऊ में, और उसमें भी देखिए उन्होंने जो न्यू ईयर की उनकी स्पीच थी उससे काफ़ी हद तक लोग थोड़े डरे हुए थे, पता नहीं क्या बोलेंगे। लेकिन उस स्पीच के बाद अब देखिए जब वो लखनऊ में आज भी रैली संबोधित कर रहे हैं तो उन्होंने क्लियरली जो फोकस है वो इसी चीज़ पर है कि डिमोनेटाइजेशन से किस तरह से उन्होंने करप्शन को न सिर्फ साफ किया है बल्कि लोगों ने इसका स्वागत किया। अभी दृश्य देखिए वहाँ से, ये उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने इतनी बड़ी रैली कभी संबोधित नहीं की। व्यक्ति की तरफ से सुझाव आया है, उसके बाद तय होता था कि रास्ता बने या न बने। अरे राजनीति के आपके विरोध होंगे, राजनीति में आपकी शिकायत होगी, लेकिन रास्ता जब नहीं बनता है तो उस इलाके की जनता को पीड़ा होती है। मेरे सब एमपी दिन रात शिकायत करते थे कि अगर कोई बात बताए ये उत्तर प्रदेश की सरकार करती नहीं है। किसका नुकसान हुआ? क्या यही खेल खेलते रहोगे क्या? भाइयों बहनों, जब से दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश सरकार को हर वर्ष फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 1 लाख रुपया जितनी रकम खर्च करने के लिए ज्यादा मिली है। 1 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता है। 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया, भाइयों बहनों, अकेले दिल्ली सरकार के पैसों का अगर सही उपयोग हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन भाई, तो ये थे प्रधानमंत्री मोदी, और
अभी देखिए जैसे भी यूपी में, तो आपने दंगल फिल्म देखी है? हाँ बिल्कुल देखी। नहीं देखी हो तो यूपी की कवरेज आप देख सकते हैं। वहाँ भी दंगल ही चल रहा है, यही चल रहा है आजकल। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक दंगल तो ये भी चल रहा है कि जो मोदी ने नोटबंदी किया उसके बाद अर्थव्यवस्था आपने सामने आके खड़े हुए हैं। हालांकि अभी तक जो ऑटो सेल्स के नंबर दिखे, एफएमसीजी की परफॉर्मेंस दिखी, ये सब कहीं ना कहीं ऐसे लगते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोमेंटम ज़रूर दिखाने वाली है और इसके लिए तैयार भी हो रही है। श्रीकांत, एक बार अगर बजट ओरिएंटेड, क्योंकि हम बार बार अब ये कह रहे हैं कि अब आपके पास सिर्फ 1 महीना है अब बजट को लेकर, और इसी 1 महीने में कुछ एक आपको स्टॉक्स चुनने पड़ते हैं जो बजट ओरिएंटेड हों, जिसमें आप कुछ एक पोजीशन बनाएं। हो सकता है कई बार आपको प्राइस अच्छे ना मिल रहे हो सकता है कहीं ना कहीं आपको मार्केट ठीक ना लग रहा हो, लेकिन कुछ एक लिस्ट या कुछ एक पर्टिकुलर शेयर हैं जो मेरे को बजट के हिसाब से भी मार्केट में अभी से बाय करना शुरू कर लेना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है उसमें डेफिनेटली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनमें जो हमारे प्रीफर्ड पिक है, जैसे हमने अभी जस्ट जिक्र किया था, HCC, NCC, ये हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा जो हमें अच्छा लग रहा है वो एक है डिफेंस सेक्टर, और डिफेंस रिलेटेड जो सेक्टर है वो, उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है अभी 1350-55 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेशन है, इसका एक लॉन्ग टर्म एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बना हुआ था, इसमें से एक ब्रेकआउट आया हुआ था, उस ब्रेकआउट के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये भी स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकता है। ये स्टॉक शायद 1600-1700 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा, बट शायद अगर बजट तक का अगर हम व्यू लेते हैं तो वापस 1450 या 1500 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा। और इसके अलावा अगर इन सबको छोड़ के अगर देखना है तो फिर मुझे लगता है कि जो हमारा फोकस होना चाहिए वो थोड़े पावर रिलेटेड स्टॉक्स पे होना चाहिए, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसे स्टॉक्स हैं, एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, REC, इनमें काफ़ी अच्छी एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनमें भी काफ़ी अच्छी एक वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी हुई थी, रैली हुई थी, उसके बाद एक पॉज हुआ है, और इस पॉज के बाद हमें एक एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो ये जो स्टॉक्स हैं इनमें हमारा एक अच्छा खासा एक ओवरऑल बुलिश व्यू है, और लगता है कि बजट के पहले पहले इनमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होगी कि जो 5 दिन है उसमें 5 ट्रिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो कि सिलसिलेवार मार्केट के अंदर आते जाएंगे। जैसे कल और परसों GST काउंसिल की बैठक है जिसमें ड्यूअल कंट्रोल के मामले पे अंतिम फैसला लिया जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद अब आप 5 तारीख को आइए, 4 तारीख को माफ़ कीजिए, 4 तारीख की शाम को अनाउंसमेंट होगा 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश भी एक है जिसमें भी प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। तो उससे जुड़े हुए जितने फैक्टर हैं, जैसे भी उन्होंने गन्ना किसानों की बात बोली है कि उनके जो पैसा अटका हुआ है उसको जल्द दिलवाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं शुगर कंपनीज पे आप देखेंगे कि इम्पैक्ट भी डालता है। उसके अलावा Q3 के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे 5 तारीख से, और GM ब्रिवरेजेस के सबसे पहले नंबर आएंगे। वो इसलिए भी अहम है GM ब्रिवरेजेस क्योंकि लिकर को लेकर आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और वर्डिक्ट किया है कि बिहार की जो प्रोसीडिंग्स चल रही लीगल वो अब नहीं होंगी, सीधा सुप्रीम कोर्ट में इसके आगे चल के सुनाई। और लिकर वैसे भी नोटबंदी और सब चीज़ों को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी करता जाएगा। और फेड की बैठक के मिनट्स जारी हो जाएंगे जिसमें 2017 का आउटलुक, क्या 2 बार 3 बार ब्याज दरें बढ़ेंगी, इमर्जिंग कंट्रीज को लेकर फेड का आउटलुक क्या है, ये सब पता लगेगा हमको 5 तारीख को। तो ये कुछ एक अहम ट्रिगर्स हैं जो आने वाले दिनों में होंगे। 7 तारीख को आपको GDP के एडवांस नंबर्स आ जाएंगे जो कि CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन हमको देगा कि एडवांस टैक्स के नंबर क्या रहने माफ़ कीजिए GDP के नंबर्स क्या रहने वाले हैं। तो सब आंकड़े हैं जो बाजार में आएंगे और मार्केट शायद उसी तरह से रिएक्ट भी करता हुआ चलेगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए एक जो बड़ा ट्रिगर जिसका असर आज निफ्टी बैंक पर देखने को मिला है, SBI जैसे स्टॉक्स पर देखने को मिला है, वो दरअसल है बैंक्स ने जिस तरह से ब्याज की दरें घटाई है। अब आप आंकड़े अगर देखेंगे तो देखिए जो EMI है उसमें तो क्लियरली इम्पैक्ट है कि वो घट गई है, काफ़ी घटेगी जब ये नए बोरोस जब आएंगे। बैंक्स पर उसका क्या असर होगा दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन पूजा हमारे साथ जुड़ी है न्यूज़ रूम से ये बताने के लिए कि ये जो रेट कट्स हुए हैं अक्रॉस द बोर्ड बैंक्स के, उसके बाद आपकी EMI कितनी कम हो सकती है। पूजा जी, स्टैंडर्ड रेट लेकर हमने कुछ कैलकुलेशन किया है और होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन पे, और उस कैलकुलेशन में सामने निकल कर आया कि इस रेट कट के जो MCLR में कटौती हुई है उसके बाद काफ़ी सेविंग्स भी होगी ग्राहकों को। अगर यहाँ पर होम लोन की बात करें तो अगर आपने 20 साल के लिए करीब 20 लाख का लोन लिया है तो इस कटौती के बाद आपकी जो मंथली सेविंग होगी वो करीब 1150 की होगी। इसके अलावा अगर आपने 30 लाख का लोन लिया है तो करीब 1720 के आसपास की सेविंग होगी, और अगर 50 लाख का लोन लिया है तो 2870 के आसपास की मंथली सेविंग आपकी होगी होम लोन पर। ऑटो लोन की बात करते हैं, अगर 5 साल के लिए आपने 3 लाख का लोन लिया है तो इस कटौती के बाद 132 रुपये की सेविंग होगी, 5 लाख का लोन पर 219 रुपये की, और 10 लाख के लोन पर 438 रुपये की सेविंग होगी। ये तो बात हुई ऑटो लोन की। लेकिन पर्सनल लोन की बात करें तो 3 साल के लिए अगर आपने
1.5 लाख का लोन लिया है तो यहाँ पर करीब 65 रुपीज़ की सेविंग होगी मंथली। 3 लाख के लोन पर 130 रुपये के आसपास और 5 लाख के लोन पर 216 रुपये के आसपास की सेविंग होगी। लेकिन आपको बता दें कि जो भी फ़ायदा मिलेगा ये नए कस्टमर को मिलेगा और पुराने कस्टमर्स को जो भी फ़ायदा होगा उसकी समीक्षा 1 अप्रैल को की जाएगी। बिल्कुल, ये कुछ एक आपको रियायत तो मिलने वाली है, लेकिन एक खबर आप नीचे ब्रेकिंग में भी देख पा रहे हैं, शायद रियायत आपको अगले वित्तीय वर्ष में एक तरीके से दूसरी तरीके खत्म होने वाली है, क्योंकि रेलवे अब किराया बढ़ाने की तैयारी कर रहा है अगले वित्तीय वर्ष से, यानी कि 1 अप्रैल के बाद आपको हो सकता है रेलवे की तरफ से कुछ एक नए स्लैब्स आ जाएं जिसपे आपको टिकट्स लेनी होगी, लेकिन ठीक बजट से पहले ट्रिगर भी है। देखिए, एक तो ये किराया बढ़ाएंगे, दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो रेल बजट, जो कि ऑब्वियसली मेन बजट का हिस्सा होगा, वो आएगा, उसमें अब तक का हाईएस्ट केपेक्स अनाउंस किया जाएगा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि इनके तो वैसे भी आप जानते हैं इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट का सबसे बड़ा कंपोनेंट ही जो था वो ही सब्सिडीज और सैलरीज थी। तो उसकी जगह पे इस बार सबसे ज्यादा जो फोकस दिया जाएगा वो केपेक्स पर दिया जाएगा। और ये अगर होता है, एक बार पूरे रेलवे स्पेस को भी बताइए, रेलवे के स्टॉक्स जो हैं वो एक बार देख लेते हैं, लेकिन 2 से 5% तक हो सकता है किराए बढ़ाए जाएं, और ये डेफिनेटली अगर मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा ट्रिगर होगा। और दूसरी चीज इसमें ये भी है कि देखिए, ये 2 से 5% की जो बढ़ोतरी होगी, दैट इज कमिंग ऑन टॉप ऑफ जितनी नई ट्रेन्स रेलवे ने पिछले 1 साल में लॉन्च की है, उन सबको अगर आप देखें, दे आर ऑल एट अ प्रीमियम प्राइसिंग। मेरा आपको ध्यान भी होगा 33,000 करोड़ रुपए के आसपास का सब्सिडी था जो रेलवे झेलती है, और जी बिजनेस ने सबसे पहले एक्सक्लूसिवली यही बताया था कि सब्सिडी रैशनलाइजेशन करने का काम सरकार इस बार बजट में करेगी। अगर 33,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को आपको रैशनलाइज करना है तो उसके लिए आपको टिकट के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं, किराया बढ़ाना पड़ सकता है। और हमको अच्छी तरह से याद है, समीर दीक्षित ने ये स्टोरी हमको फाइल करके बताई थी, और उन्होंने ये भी बताया था उस समय कि सरकार हो सकता है धीरे धीरे इसके दाम बढ़ाए, सेगमेंट टू सेगमेंट दाम बढ़ाए, और हो सकता है सब्सिडी के तौर पर, क्योंकि रैशनलाइजेशन होगा तो टिकट के दाम के साथ फैसिलिटीज को भी एडजस्टमेंट किया जा सकता है जो कि सब्सिडी के तौर पर देते हैं। तो माल भाड़े में अभी कोई बढ़ोतरी तो नहीं होने वाली है, क्योंकि हो सकता है शायद नोटबंदी को लेकर ये फैसला सरकार अभी जल्दी ना ले, लेकिन हाँ, आप ये जो अब रेल किराया है ये 2 से 5% बढ़ सकता है। तो इस बार बजट तो नहीं होगा, लेकिन ठीक बजट से पहले जब रेलवे को जुड़ गई हुई इससे कंपनीज पे खबर आ रही है, तो नो डाउट ये रेलवे बजट की इंपॉर्टेंस को और बढ़ा रही हैं। आपको क्लब होके मिलेगा, लेकिन ये जो खबरें हैं और जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर जो सबसे पहले हमने आपको दी थी कि दाम बढ़ेंगे, अब आज खबर ये भी आ रही है कि 1 अप्रैल से बढ़ेंगे, ये खबर भी आ रही है कि 2 से 5% बढ़ेंगे, और ये खबर भी थी कि रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी होगा। श्रीकांत, इस समय जो रेलवे काउंटर्स हैं, बजट की तो वेट करनी ही नहीं पड़ रही हमको, जो बजट में मिल रहा है उससे ठीक पहले खबर तो वैसे ही छन के आ रही हैं। ये हम वेट करते थे कि रेलवे किराया को क्या लेगा, वो फैसला अब आ रहा है, सब्सिडी बर्डन को रैशनलाइज किया जाएगा, वो पहले हमको मिल रहा है। तो रेलवे बजट तक हम ये समझ के चले कि सरकार जितनी खबरें इस समय आ रही है सिस्टम में, ये फ्लोट होके कंपाइल होके मिलने ही वाली हैं, जिसमें कैपेक्स भी है, अब तक का सबसे बड़ा कैपेक्स भी रखा जाएगा। देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल से जब से मिस्टर प्रभु ने इसका चार्ज लिया हुआ है, तब से अगर आप देखेंगे तो रेलवे सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा एक ओवरऑल उन्होंने एक रोड मैप बनाया हुआ है, और उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। और अगर इस बार के भी अगर आप न्यूज़ फ्लो देखते हो, जैसे भी आपने बताया था, वो न्यूज़ फ्लो काफ़ी पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि इनका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो आ सकता है 2 स्टॉक्स के ऊपर। एक तो है टिमकेन इंडिया और एक है टीटागर वैगन। ये 2 जो स्टॉक्स हैं इनमें काफ़ी अच्छा एक ओवरऑल फॉर्मेशन बना हुआ है। प्लस अगर आप इनके ओवरऑल लाइक प्राइस एक्टिविटी को देखते हो, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स को देखते हो, तो एक बात समझ में आती है कि इनमें उतना डिस्ट्रीब्यूशन या सेल ऑफ नहीं हुआ जितना बाकी स्टॉक्स में हुआ था। तो ये स्टॉक्स मुझे लगते हैं कि हम 2 स्टॉक्स टीटागर वैगन और टिमकेन इंडिया ये ध्यान रख सकते हैं, या तो इनको लॉन्ग करके चल सकते हैं। और इस बार रेलवे बजट और इनमें जो कन्फ्यूजन नहीं है, एक ही साथ दोनों आ जाएंगे, तो फिर मुझे लगता है कि ये हम जनवरी एंड तक इस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। इस बीच आप ये देख रहे हैं सीधा SBI हेडक्वार्टर से SBI चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, हो सकता है कि इस समय जो इन्होंने रेट कट किया है इतना अग्रेसिव उस पर, और साथ ही नोट बैंक के बाकी इम्पैक्ट in the sense that you may have noticed that we have cut lending rates, but we have not cut deposit rates.
Okay, so basically this is a liquidity driven rate cut. The liquidity, of course, is unprecedented. Given the fact that what we did in the first 9 months of the year, we have done that and almost half of that. That is 1.5 times that in the space of 50 days. So obviously with this unprecedented liquidity, it was also followed by the fact that credit growth during this period had really gone down. Not only because our people were not in a position to take up all that work, but also because there were a lot of payments, prepayments. Now, as a result of both of these two things, well, whereas liquidity went up sharply, your deposit growth went up sharply, your credit growth obviously fell. So given these two parameters, the amount of resources available to us improved to a great extent, and the rate cut is basically driven by that. Now, obviously, there is a view that much of this liquidity will flow out. We haven't seen much of it flowing out during the last 50 days, but we also believe that quite a bit of it will flow out. When that happens, we will need to look at deposit rates to see how we can maintain the rates where we have brought them. We believe that it can be done, and that is the reason we have gone ahead and done this. Of course, you know, we also wish to give a very clear signal that we are open for business, that there is demand in the economy, and there should not be any uncertainty on this. And definitely, you know, we would like to see credit growth getting jump-started. And that is the thought behind this particular rate cut. ये जो ब्याज दरों में कटौती की गई है, तो क्या इसका फायदा केवल जो नए ग्राहक है उन्हीं को मिलेगा या फिर पुराने ग्राहकों को भी मिलेगा? और जिस तरह से इस कटौती के बाद SBI की जो दरें हैं सभी के मुकाबले सबसे कम होगी, तो जो दूसरे ग्राहक है, दूसरी बैंकों के ग्राहक है, तो अगर वो चाहते हैं शिफ्ट होना, तो उनके लिए किस तरह के चार्जेस होंगे, या फ्लेक्सिबिलिटी होगी, या वो एक पूरा पेचीदा वर्क होगा? नहीं, ऐसा है कि दूसरे जो बैंक के ग्राहक हैं वो अगर शिफ्ट करना चाहते हैं, उनके जितना जो हम लोग का जो ड्यू डिलिजेंस है वो तो हम लोग को करना पड़ेगा। हमारे अपने बैंक के ग्राहक अगर आते हैं हमारे पास और चाहते हैं कि आज की रेट पे वो उनका लोन स्विच ओवर करे, तो स्विच ओवर की एक फीस होती है, मिनिमम 10% एंड मैक्सिमम इज 0.5%। लेकिन इस बार के लिए हम लोग ये भी डिसाइड किए हैं कि ये जो हमारी स्विच ओवर फी है वो हम लोग लोन के साथ जोड़ देंगे, ताकि उनको अपफ्रंट देने की जो असुविधा होती है वो न होए, और वो हमारी जो अब की रेट है और अब की स्प्रेड है उस पे आ पाए। ऐसा है कि रिजर्व बैंक भी ये भी कहती है कि अगर आप खाली बेस रेट से MCLR लेना चाहते हो, स्प्रेड जितना है उतना ही रखना चाहते हो, तो उसके लिए कोई चार्जेस भी नहीं लगते हैं। उसके लिए खाली हमारे पास आके एप्लीकेशन करना पड़ता है, उनका जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन है उसको साइन करना पड़ता है, उससे हो जाता है। लेकिन अदरवाइज अगर पूरी की पूरी स्विच करना चाहते हैं आज की रिजीम पे, तो उनकी ये स्विचिंग फी लगेगी। लेकिन स्विचिंग फी दे के भी अगर आप देखेंगे, हमारा आज का जो EMI आ रहा है, हम लोग 30 लाख के लिए एक नया लोन लाए हैं अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए। ये अफोर्डेबल सेगमेंट की जो लोन है ये हम लोग 8.5% में 2 साल के लिए देंगे। इसके बाद ये MCLR से जुड़ जाएगी और आज के दिन में इसके ऊपर जो स्प्रेड है वही स्प्रेड रहेगा, खाली उस टाइम के MCLR से जुड़ेगा। ये कोई मीडिया हाउस कह रहे थे कि जैसे हम लोग पहले लाए थे जिसको उस समय टीजर लोन कहा गया था, उस तरीके का लोन है, लेकिन ये उस तरीके का लोन नहीं है। ये हमारी MCLR के ऊपर ही स्प्रेड है, और खाली जो इसमें हम लोग कह रहे हैं कि 2 साल के लिए ये फिक्स रहेगा, उसके बाद MCLR से ये जुड़ेगा। अगर इसको आप ले, आज के मुकाबले में आपका पर एनम सेविंग 19,356 रुपया होगा, और उसको हम लोग सोच रहे थे कि अगर 30 साल के लिए लोन हो तो 5,80,680 रुपये की सेविंग्स होगी 30 लाख के लोन पे। ठीक है। अच्छा, हमारी जो रेगुलर लोन है 50 लाख तक, उसमें हम लोग 8.6% देने को सोच रहे हैं, देने को तय किए हैं। इसमें आपको हर महीना की EMI पे 2,333 रुपया की सेविंग होगी, 2,333 रुपीज सेविंग पर मंथ।
the per annum saving will be 27,996, and over a period of 30 years, if you see, the saving will actually be 8,39,880 rupees. In fact, we were working out that if somebody puts it into a recurring deposit, what happens? If you put it into a recurring deposit for the same period, you will actually get 25,80,714. So you can imagine what is the impact of the cut that is there. And pardon? Yeah. That rate we are presuming at 6.5%. If you put it in RD, that is what Madam is saying. Yeah. No, later on, if again it goes up, that's a separate issue. But as of now, what is the impact? We are trying to say, as of now, the impact, then you take a per month impact. Even a per month impact of 2,333 rupees is not a small impact for anybody. And a 50 lakh is a regular loan, means most people today have loans that are around 50 lakhs. And for that matter, if you look at our book, in our book, the average loan size of a home loan is 30 lakh. So even for an average loan size, your saving is more than 1,613 rupees per month, which is not a small amount of saving. मैम इसमें एक ही सवाल जुड़ा हुआ था कि भी जो मौजूदा अभी जो आपने रेट कट किया है, तो क्या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही फायदा पहुंचेगा या पुराने लोन? नहीं, एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए उसको स्विच करना पड़ेगा। जैसे हम कह रहे थे, अगर वो एग्जैक्टली आज की स्प्रेड और आज की MCLR लेना चाहते हैं, देन दे हैव टू कम टू अस एंड डू अ स्विच। और स्विचिंग फी जो है 10,000 रुपया मिनिमम है, 0.5% मैक्सिमम है। और वो स्विचिंग फी हम लोग इस बार उनको ये सुविधा देंगे कि वो लोन से ही उसको हम लोग ऐड कर देंगे, ताकि अपफ्रंट उनको कोई पैसा ना देना पड़े। तो ये थी अरुंधति भट्टाचार्य, SBI चेयरमैन, जो रेट कट इन्होंने एक तरीके से अग्रेसिव किया है एंड दे एक्चुअली सेट अ बेंचमार्क इंडस्ट्री के लिए। अभी इनफैक्ट सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आज HDFC लिमिटेड और ICICI बैंक की भी एल्को मीट इस समय चल रही है एज वी स्पीक, और जल्द ही उनकी तरफ से भी ब्याज की दरें घटाई जा सकती है। हमारे साथ इस बीच पुनीता कुमार सिन्हा जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सो क्या लग रहा है, ये साल की शुरुआत जो है, थैंक यू, सेम टू यू, ये शुरू तो हुई एक विद अ सेंस ऑफ एंटिसिपेशन कि प्रधानमंत्री मोदी पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ जो भी बोला अच्छा ही बोला है। एंड अगर उससे कोई क्यू लिया जाए, बैंक्स ने तो ले ही लिया है क्यू, दे हैव स्टार्टेड कटिंग रेट्स। जो दूसरा क्यू है वो शायद बजट के लिए आ सकता है कि बजट में भी आम आदमी को ध्यान में रख के कई चीज़ें घोषित हो सकती हैं। इन सब के मद्देनज़र आपका व्यू क्या है मार्केट पे? देखिए, मैं पहले तो ग्लोबल इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव आपको दूंगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स पर्टिकुलरली जो कि US में बेस्ड हैं, वो इन्वेस्टर्स अभी ज़्यादातर US मार्केट्स में ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट देख रहे हैं, बिकॉज़ अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप देखिए तो सबसे रोबस्ट अभी जो सिचुएशन है वो US में है। वहाँ पे इलेक्शन भी हो चुके हैं और काफ़ी वाइड स्प्रेड एंटिसिपेशन है कि वहाँ पर टैक्स रेट्स कम होंगे और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, पर जनरली बिजनेस स्पेंडिंग के लिए ये सब अच्छा ही रहेगा। तो आई थिंक गिवन कि सब लोग ज़्यादातर US मार्केट्स पर ही फोकस कर रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स पे बहुत सिलेक्टिव इन्वेस्टिंग हो रही है। और इंडिया जो कि एक काफ़ी फेवर्ड मार्केट रह चुकी थी, US के बाद इंडिया पे काफ़ी फोकस हो रहा था, वो अभी थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन हुई है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो उसको समय लगेगा असेस करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि कोई जल्दी नहीं है, इंडिया में काफ़ी प्रॉफिट बन गया है, पैसा निकाल लिया जाए और वेट एंड वॉच करके फिर इंडिया में बाद में आ सकते हैं। तो एक ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से, FII पर्सपेक्टिव जो कि US बेस्ड है, वो अभी इंडिया पे इतना ध्यान नहीं दे रहा। सेकंड बात ये है कि इमर्जिंग मार्केट्स, US मार्केट्स, इंटरनेशनल यूरोपियन मार्केट्स का अगर आप डॉलर बेस्ड रिटर्न देखें तो एनुअलाइज इवन ओवर 5-10 ईयर्स US मार्केट से ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करने वाली बहुत कम मार्केट्स रही हैं। इंडिया हैज़ डन वेल, बट जनरली बाकी मार्केट्स US मार्केट हैज़ बीन वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग मार्केट्स ओवर द लॉन्ग टर्म।
तो स्पेशली अगर डॉलर बेस्ड रिटर्न्स देखें तो काफ़ी सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ये भी एक पॉइंट है कि हम लोग क्यों करेंसी रिस्क लेके इमर्जिंग मार्केट्स में जहाँ पर अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है वहाँ पर ध्यान दें। तो फ्लोज के पर्सपेक्टिव से फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रिगर इस साल नहीं रहेगा, बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास चॉइसेस तो कम हैं, सिर्फ इंडिया में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से अभी भी फ्लोज आते रहेंगे, बट बजट तक थोड़ा वेट एंड वॉच एटीट्यूड तो चलेगा ही। ठीक है मैम, एक और चीज़ है, जैसे अभी आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव हिसाब से बता रहे हैं कि इंडिया इज़ बिग इज़ रेटेड एज अ गुड कंट्री, लेकिन एक और चीज़ बताइए, इस समय बजट एक ऐसा बजट है जब हम नोटबंदी के बाद देख रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट बजट है इस बार बीइंग, क्योंकि क्लब भी होके आ रहा है इस बार रेलवे का बजट, टैक्स सिंप्लीफिकेशन, गवर्नमेंट का अपना एजेंडा, नोटबंदी के बाद की इकोनॉमिकल सिचुएशन, इन सबको क्लब करके आपको लगता है कि यस दिस बजट मेक अ बेस फॉर द इंडियन इकोनॉमी, कि यहाँ से अब हम थोड़ा ठीक हो जाएंगे, अब हमने पास छोड़ दिया है, ग्लोबल को हम ज़्यादा नहीं करेंगे, डोमेस्टिक फोकस ज़्यादा हो जाएगा? आप सुन पा रही मैम? मेरे को आवाज़ आ रही है अब तक? सिग्नल ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ इन्होंने इम्पॉर्टेंट की है मीर, और दूसरी बात यह है कि इस जनवरी के महीने में ट्रंप शपथ लेंगे, और जब शपथ लेंगे तो उसके बाद से इमर्जिंग कंट्रीज़ को लेकर उनका आउटलुक काफ़ी हद तक क्लियर होगा। और एक बात बिल्कुल तय है कि 2016 के लास्ट क्वार्टर में जो इंस्टीट्यूशनल ने सेलिंग की है मार्केट पे, वो अपने आप एक गंभीर मुद्दा है। और भारत में एफपीआई के तौर पर जो पैसा बाहर निकला है, अगर आप 6-7 देश इमर्जिंग कंट्रीज़ देखेंगे तो भारत उसमें दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है जब सबसे ज़्यादा पैसा निकला है। पुनीता इस बीच हमारे साथ वापस जुड़ी हैं। पुनीता, इस चीज़ इंपॉर्टेंट यही हो रहा है ना आप देखने के लिए कि ग्लोबल जो भी होगा इवेंट बेस है वो इंडिया उस पर इम्पैक्टेड होगा, लेकिन इंडिया में अपने भी डोमेस्टिक फैक्टर्स बहुत हैं। अब बजट है, टैक्स सिंप्लीफिकेशन है, गवर्नमेंट का नोटबंदी के बाद इकॉनमी को वापस पेस देने के चैलेंज है। इन सबको देखते हुए इंडिया को आप कैसे अब रेट कर रहे हैं? ठीक है, ग्लोबल फैक्टर है अपनी जगह पर, लेकिन डोमेस्टिक फैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन नाउ। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का ध्यान लोकल फैक्टर्स पे ज़्यादा जाएगा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मेरे ख्याल से थोड़ा कम जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बोला कि मुझे मालूम नहीं कब कट गया हमारा सिग्नल, कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पास में बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो उनका ये कहना है कि अभी बहुत भी अनसर्टेनिटी अभी भी है इंडिया में, टैक्सेस को लेकर, इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट होगा, डिमोनेटाइजेशन उसको लेकर, तो वाई रश टू कम बैक टू इंडिया। बट डोमेस्टिक फंड्स जो हैं उनके लिए चॉइसेस कम हैं, तो उनके लिए तो डोमेस्टिक फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंस रखेंगे। और ये तो एक बात है कि इंटरेस्ट रेट कट होने से कुछ स्टिमुलस तो आएगा ही इकोनॉमी को। आपको तो क्या लग रहा है ये जो पॉजिटिव रहेगा, बट जो बैंक्स ने जो रेट कट किया है, अब वो वी अंडरस्टैंड कि थोड़ा उनके लिए कंपल्शन भी है रेट कट करना, टू बूस्ट द सेंटिमेंट, लेकिन ओवरऑल आपका व्यू इंडियन बैंक्स पे इस समय क्या है? वुड यू इन्वेस्ट इन लेवल्स पे? आई थिंक इंडियन बैंक्स जो है एक सिलेक्टिवली देखना पड़ेगा, बिकॉज वैल्यूएशंस तो उनकी अट्रैक्टिव ही हैं जनरली, बट क्रेडिट ग्रोथ अभी थोड़ी वीक है, तो आई थिंक काफ़ी सिलेक्टिव रहना होगा। काफ़ी अदर सेक्टर्स में शायद ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, बट अगर आप अगेन ग्लोबली देखें, फाइनेंशियल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, ये एक लैगर्ड्स जनरली कंपेयर टू अदर सेक्टर्स रहे हैं। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल्स हैव पिक्ड अप इन द लास्ट क्वार्टर ग्लोबली, बट यहाँ पर अगर ग्लोबली फाइनेंशियल्स पे फंड्स फ्लो चलते चले गए तो इंडिया में भी आएंगे। पुनीता, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ग्लोबली भी कनेक्शन देखेंगे तो इंडियन फार्मा कंपनी एंड आईटी कंपनीज, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आउट परफॉर्मर रही है हमेशा से, लेकिन अब ये रिजीम जो चेंज हुई है ऑल टुगेदर यूएस में, आपको लगता है कि बीइंग एज एन इंडिविजुअल सेक्टर इंडिया के आईटी एंड फार्मा, वो इतनी ग्रोथ इतना है, उनमें इतना पोटेंशियल है कि पॉलिसीज़ को लेकर थोड़ा भी अगर 19-20 होगा ना, चेंजेस होंगे, तो शायद फिर भी वो आउट परफॉर्मेंस वाले जो उनका एटीट्यूड है वो मेंटेन रहेगा इंडियन फार्मा और इंडियन आईटी कंपनीज का?
आई थिंक इंडियन फार्मा एंड इंडियन आईटी कंपनीज पहले जब परफॉर्म कर रही थी बहुत अच्छा, तब वो एक ग्रोथ फेज में थी, अभी वो एक मैच्योरिटी फेज में आ गई हैं। सो वो जो ट्रिगर्स पहले थे वो अब अब उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया है, उनको काफ़ी अपनी पोजीशनिंग ध्यान से करनी होगी, और अब काफ़ी कंपनी स्पेसिफिक हो गया है, किस ड्रग्स को अप्रूवल मिल रहा है जेनेरिक्स में, ऑफ पेटेंट कौन सी ड्रग्स जा रही हैं, किस कंपनी में की उसमें अप्रूवल आएगी, एफडीए का क्या रिस्पांस रहेगा डिफरेंट कंपनीज पे। तो बहुत कंपनी स्पेसिफिक हो गया है, पर अभी भी जनरल सेक्टर पोटेंशियल फार्मास्यूटिकल्स में है। आईटी में सेक्टर पोटेंशियल थोड़ा ओवरऑल कम है, बट इंडिविजुअल कंपनीज जो हैं डिपेंडिंग ऑन वो अपना बिजनेस मॉडल किस तरह से पोजीशन करती हैं वो बेनिफिट कर सकती हैं। बट अभी वहाँ पर भी वी डोंट नो कि वीज़ाज़ पे क्या इम्पैक्ट आएगा प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प के पॉलिसीज़ पे, इससे थोड़ा सा अभी क्लाउड है। बट हाँ, वहाँ जनरली इन सेक्टर्स में वैल्यूएशंस अब थोड़ी इम्प्रूव्ड लग रही हैं, ताकि कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तो शायद वहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस आने का चांस है। बिल्कुल, एक्चुअली इस पर तो नज़र रखी जा सकती है, लेकिन पुनीता इस बार का जो बजट है वो काफ़ी कई मायनों में अगर देखा जाए तो थोड़ा आई वुड से नॉट रियली मेक और ब्रेक, लेकिन इट विल हैव टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ बजट। इट इज़ डिफरेंट इन ट्रू सेंस, रेलवे बजट इसका हिस्सा होगा। हमने काफ़ी कुछ कमेंट्री जो सुनी है उससे तो यही प्रतीत होता है कि ये बजट माइट बी अ प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग बजट। लेकिन इस समय जो चाहिए इकोनॉमी को एंड ऑब्वियसली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी, वो एक प्रॉपर ग्रोथ ओरिएंटेड रिफॉर्मिस्ट बजट विच हैज़ लॉट ऑफ गुडीज फॉर कॉर्पोरेट्स ऑल्सो एंड इंडिविजुअल्स ऑल्सो एंड टैक्स पेयर्स ऑल्सो। ये आपको लगता है ये संतुलन इस बजट में बन पाएगा? बिकॉज आई थिंक अ लॉट इज राइडिंग ऑन दिस बजट। आई थिंक बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स वीव सीन सो फार, जो कि अभी तक हमने देखा है, उससे तो लगता है कि कॉर्पोरेट्स या टैक्स बेनिफिट्स मुझे लगता है इतने नहीं आएंगे जितने कि रूरल पॉपुलर लिटिल बिट मोर पुअर एंड रूरल एंड फार्मर्स, उन सेगमेंट्स पे ज़्यादा एम्फेसिस लगता है आएगा। टैक्सेस पे मुझे तो नहीं लगता है कि कोई राहत आएगी, बिकॉज आफ्टर डिमोनेटाइजेशन आई थिंक स्क्रूटनी टैक्सेस के ऊपर ज़्यादा होएगी, बट इट्स वेरी हार्ड टू से कि क्या होगा। एंड कॉर्पोरेट सेक्टर का कॉर्पोरेट टैक्स रेट तो एक कम पहले ही अनाउंस हो गया था, तो वो तो धीरे धीरे कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम होता चले जाएगा, वो एक प्रायर बजट के बेसिस पे। एंड एन कॉर्पोरेट स्टिमुलस एक्टिविटी में क्या होगा, वो कुछ शायद राहत आ सके, गिवन दैट द फिस्कल स्पेंड माइट इम्प्रूव विद द डिमोनेटाइजेशन। एक फिस्कल डेफिसिट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट अगर आएगा तो कुछ स्टिमुलस कहीं पे तो आएगा ही। पुनीता, ये क्लासिकल सेक्टर्स होते हैं ना यूजुअली बजट से ओरिएंटेड, वो एक आपको भी मालूम है उसमें एक कृषि होता है और यूजुअली इंफ्रा, इनको लेके बहुत बात होती है बजट से ठीक पहले। हो सकता है इस बार भी बजट से लेके पहले इंस्टीट्यूशंस के बीच में और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के बीच में बात हो रही हो, लेकिन आपको लगता है कि इंफ्रा इन पर्टिकुलर जो हमने पिछले 6 महीने फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 2016 का बहुत काम बहुत चीज़ें सुनी, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द 2016 हमने कुछ नहीं सुना। हो सकता है काम हो रहा, लेकिन बात होना बंद हो गई थी। ये इंफ्रा स्टोरी 2017 में भी कंटिन्यू करेगी, या फिर ये गवर्नमेंट के 5 साल में 2.5 साल तो इंफ्रा एंड 2.5 साल नॉन इंफ्रा वाला सेगमेंट हो जाएगा? नहीं, आई थिंक इंफ्रा तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्टर है गवर्नमेंट के लिए, एंड काफ़ी एफर्ट्स उस सेक्टर पे किए जा रहे हैं और अनाउंसमेंट्स भी आई हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा प्राइम मिनिस्टर जी के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया की इकॉनमी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ उसमें हो एंड इम्प्रूवमेंट हो। तो जगह जगह पे आप देखेंगे कि वेदर इट्स रेलवेज और रोड्स और एयरपोर्ट्स, वहाँ पर सब जगह काफ़ी काम हो रहा है एंड होता चले जाएगा। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी मिक्स्ड परफॉर्मेंस देखी है, बट दैट इज़ अ सेगमेंट दैट शुड बेनिफिट
एंड अगर इंटरेस्ट रेट जैसे कम हुए हैं तो उनसे वहाँ पर उस सेक्टर में भी कंपनीज को कुछ फ़ायदा होगा, बिकॉज दे हाईली लेवरेज सम ऑफ देम, तो वहाँ पर एक और बेनिफिट भी उनको मिलेगा। बिल्कुल। और चलिए मैम, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। और उम्मीद करते हैं कि जो बजट है वो इस बार उम्मीदों पर खरा उतरे, बिकॉज मार्केट की भी काफ़ी उम्मीद है इस बजट से बनी हुई है। इस बीच बाजार बंद होने वाला है 8177 पर, यह इस समय ट्रेड कर रहा है। 8200 का जो लेवल है वहाँ से थोड़ा सा फासला बना हुआ है मार्केट में, लेकिन स्ट्रेंथ जहाँ पर होल्ड कर रही है इसमें टाटा स्टील है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अंबुजा सीमेंट्स, आयशर मोटर्स, ये स्टॉक्स हैं जिन्होंने होल्ड किया है। एक बार आर्ली गेनर्स को देख लेते हैं और साथ ही यूरोपियन मार्केट का हाल भी देख लेते हैं। वहाँ पर इस समय रुझान कैसा देख रहा है? ज़्यादातर यूरोपियन मार्केट्स जो है वो आज बंद है, तो वहाँ से क्यूज आज इसी को लेकर थोड़ा सा जेलसी होती है कि यूरोपियन मार्केट्स बंद है, आपके एशियन मार्केट ज़्यादातर बंद है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में आज भी काम हो रहा है। और थैंक्स से 1 तारीख को तो संडे था, 1 तारीख को तो नहीं होता था, 1 तारीख को भी होता है, 1 तारीख को भी संडे था। देखिए फटाफट से एक बार BTST आप देख लीजिए, उसके बाद मीर आपको आवरली गेनर्स के बारे में बताएंगे कौन से शेयर चल रहे हैं, लेकिन आप पहले BTST एक बार नोट करते हुए चलें जो कि अलग अलग एक्सपर्ट्स हमको दे रहे हैं। उससे पहली कॉल है मानस जायसवाल पे, 178 के टारगेट के लिए वो कह रहे हैं इंडो काउंट को आप बाय कर सकते हैं, ये डेरिवेटिव का हिस्सा भी है, तो आप चाहें ऑप्शन और फ्यूचर्स भी वो भी इसके देख सकते हैं। SBI अभी भी टेक्निकल एनालिस्ट की रडार पे सेल कॉल ही बना हुआ है, इन स्पाइट ऑफ दिस कि अभी अरुंधति भट्टाचार्य कह रही थी कि लिक्विडिटी ड्रिवन है और इसको एक बार हो सकता है रीचेक करें, लेकिन फिलहाल ही कंटिन्यू हो सकता है। तो लेकिन सेल अभी भी SBI है। ITC को लेकर बाय कॉल आई है 249 के टारगेट के लिए और 238 का एक आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये इम्तियाज़ कुरैशी की रिकमेंडेशन है और उनका बजाज ऑटो भी बाय है, जो कि आप पोस्ट नंबर्स के बाद ये बाय है। ये 2684 का टारगेट आप इसमें बाय के तौर पर रख सकते हैं। अंबुजा सीमेंट, आज सीमेंट कंपनीज को देख के ये कह सकते हैं कि काफ़ी पक्की हुई हैं ये, और आज चली भी हैं ज़्यादातर सीमेंट कंपनीज। 225 तक जा सकता है अंबुजा, इस पर नज़र रखें। लेकिन बाटा शायद अभी भी 500 के लिए तरसता रहेगा, इसलिए 432 के टारगेट के लिए शॉर्ट करें। 452 का एक स्टॉप लॉस भी आप इसमें रख सकते हैं। ये ट्रैफिड रिसर्च का व्यू है कि बाटा को अभी भी शॉर्ट किया जा सकता है। श्रीकांत, यही एक चीज़ मार्केट के अंदर नोटिस की जा रही है कि जहाँ पे कंजम्पशन लेड चीज़ें हैं, जैसे कि बाटा उसका एक क्लियर एग्जांपल है, यहाँ पे हमको पुल बैक नहीं मिल रहा है। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा, वो भी कंजम्पशन लेड ही है सीमेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉल आ गया था, वहाँ पे एक स्मार्ट पुल बैक मिल रहा है, बाटा में नहीं मिल रहा है। ये सीमेंट कंपनी में और कितना पुल बैक दिखेगा और बाटा में और कितना फॉल दिखेगा? शरीर से संपर्क नहीं पा रहा, लेकिन डेरिवेटिव्स में ही दोनों हैं, एक तो इंडिया सीमेंट है और बाटा है। गौरव, दोनों का चार्ट एक बार देखेंगे, डाटा स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको बाटा में और कितनी गिरावट नजर आ रही है? क्योंकि तो 450 के ऊपर नहीं आ रहा है। ऑल्दो कंजम्पशन लेड स्टोरी है, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस शेयर ने 450 की रेंज तक पार नहीं की। और एक दूसरा शेयर है इंडिया सीमेंट, आज अपने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 120 से ऊपर आया है। दोनों पे आपके रिकमेंडेशन सर? बाटा में मैं नेगेटिव नहीं हूँ, इसमें काफ़ी अच्छे लॉन्ग पोर्शंस बने हैं। मुझे लगता है कि रियल सस्टेन अगर हो गया तो आपको ये 460 465 आपको कल या परसों तक देखने मिल जाएंगे। वो अगर सस्टेन हो गया तो आपको 480 तक एक स्विफ्ट मूव देखने मिल सकते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट करना डेट्रीमेंटल होगा। तो आप इसमें आप लॉन्ग्स बना सकते हैं अगर ये सिस्टम थोड़ा यहाँ पे आप स्टैगर्ड में बाय कीजिए। और रही बात इंडिया सीमेंट्स की, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लंबे कंसोलिडेशन के बाद वो आ रहा है। 120 कॉल ऑप्शन काफ़ी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन थी, उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, एवरेज क्लोज भी आ जाएगा, तो वो यहाँ से आप उसको भी बाय कर सकते हैं। 120 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 128 से 130 आपको 3 या 4 दिन में देखने मिल सकते हैं। चलिए, इस बीच श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़े हैं फिर से एक बार। श्रीकांत, कोई ट्रेड्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे? मार्केट इज लुकिंग एट अ फ्लैटिश काइंड ऑफ क्लोजिंग, 8 पॉइंट नीचे निफ्टी है 8177 पर। बस ये है कि जो दिन का लो था वहाँ से फिर भी 40-50 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है। देखिए, जो ओवरऑल सेटअप है उसमें एक क्लियर कट वीकनेस मैं बोल सकता हूँ है, क्योंकि इसमें पुट कॉल रेशो काफ़ी हाई है और हमने ऑलरेडी 80% रिट्रेस कर लिया है निफ्टी ने, जो उसका फॉल था उसका। बट अगर आप मुझे लगता है कि थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स को देखते हो, बिकॉज कि मार्केट की एक्टिविटी साइडवेज थी और जैसे अभी आपने बताया कि निफ्टी फिर भी एक 10-15 पॉइंट ऊपर बंद आ रहा है, तो मुझे लगता है वोकार्ड एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसका आप एक ब्रॉडर फॉर्मेशन को देखते हो तो उसमें एक एंडिंग डायगोनल बना है, यानी कि इसकी जो एक मंदी है वो ख़त्म होने की तैयारी पे है और इस मंदी के
पर्टिकुलर फॉर्मेशन में से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहा है, तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकता है। स्टॉप लॉस है वो आज के लोज के लेवल्स हम लेके चल सकते हैं 660 के करीब के, और टारगेट्स रखेंगे हम तकरीबन 690 से लेकर 700 के। तो वोकार्ड एक ऐसा स्टॉक है जिसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। भारत फोर्ज और एक स्टॉक है जिसमें एक अच्छा एक हायर बॉटम बना हुआ है, अच्छा फॉर्मेशन है, 920-25 के ऊपर का ट्रेडिंग सस्टेनेंस दिखा रहा है। ये स्टॉक 955 या 60 के लेवल्स को आने वाले दिनों में छू सकता है। भारत फोर्ज वोकार्ड BTST के तौर पर लेके जा सकते हैं। गौरव, आपकी तरफ से कोई BTST या फिर STBT कॉल्स हैं? एक सेंचुरी टेक्सटाइल काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छे इसमें स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रहा है, लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, ऑप्शंस में बाइंग हो रही है, 815 के करीब ट्रेड हो रहा है, तो आप यहाँ पे 805 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपको 835 840 तक के लेवल्स आपको कल दिखा सकते हैं, तो वो एक अच्छा लग रहा है। दूसरा अशोक लीलैंड काफी अच्छा लग रहा है, काफी अर्से बाद ये ब्रेकआउट आया है रेंज में से, अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, तो 80 रुपीज के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपको 82.5 के लेवल्स दिखा सकते हैं। जी चलिए, इस बीच ये भी देख लेते हैं कि आज क्लोजिंग आते आते मार्केट का सेंटिमेंट कैसा रह रहा है। जो ब्रेथ है मार्केट की वो अच्छी रही है। जो बढ़त वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या ऑलमोस्ट 1150 के आसपास, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 400 से कम देखने को मिली है। और मिड कैप में जिस तरह की बाइंग हमने देखी है, जिस तरह की स्ट्रेंथ मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली है, ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि ब्रॉडर मार्केट जो है उसमें रुझान एटलीस्ट उतना नेगेटिव नहीं है जितना मार्केट की वॉलेटिलिटी को या फिर इंडेक्स की वॉलेटिलिटी को देख के आपको लग सकता है। लेकिन हाँ, अब रिजल्ट सीजन भी शुरू होने वाला है, तो उसकी नर्वसनेस कुछ हद तक मार्केट्स पर हावी रहेगी, स्पेशली उन सेक्टर्स पर जहां विजिबिलिटी को लेकर कंसर्न है, चाहे वो IT हो या फिर ऑटो। लेकिन गेनर्स आप देख रहे हैं इसमें कॉनकॉर है, हमारा राजा, HDIL और सेल, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। मार्केट बंद होने से पहले मिड कैप में 142 अंकों की तेजी इस समय देखने को मिल रही है, यानी 1% ऊपर। DLF टॉप गेनर अभी भी 6.5% ऊपर है। NCC, IRB, HDIL, NMDC, सेल, अजंता फार्मा, सुजलॉन, पिडिलाइट और रिलायंस कैपिटल, ये ऐसे काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिला है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स और रिलायंस कम्युनिकेशन, ये और दो काउंटर्स हैं जहां पर करीब 2% की मजबूती ओवरऑल देखने को मिल रही है। कैश के गेनर्स पर एक बार नजर डालते हैं। कैश में सबसे अच्छी स्ट्रेंथ जिन स्टॉक्स पर देखने को मिले, लुक एट MMTC, यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। MMTC इस समय 20% ऊपर ट्रेड कर रहा है, साथ ही STC इंडिया भी, STC एग्जैक्टली, ये सारे स्टॉक्स जो हैं इन दोनों पर बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। STC भी करीब 10% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, साथ ही कोल्टे पाटिल, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, धामपुर शुगर, नील कमल, मंगलम ड्रग्स, डेटामेटिक्स, ये सारे काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव है। PSUs में OMDC को देखिए, ये करीब 10.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। अपर गैंजेस शुगर है, इस पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। और कुछ काउंटर्स में ITD सीमेंटेशन करीब 10% ऊपर है। द्वारिकेश, महाराष्ट्र सीमलेस, एस्कॉर्ट्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव है। और साथ ही एटलस साइकिल्स पर वॉल्यूम्स के साथ करीब 7.5% के आसपास का मूव देखने को मिला है। तो आज के लिए अगर आप बैंकिंग स्पेस का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हटा के देखें, देन मार्केट इतना भी बुरा नहीं था। लेकिन हाँ, क्योंकि इनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला तो वो कुछ हद तक मिस कर गया। एक बार बैंक को देख लेते हैं, निफ्टी बैंक, और साथ ही बैंकिंग स्पेस के लूजर्स को, बिकॉज आज सबसे बड़ा दबाव इन्हीं की तरफ से देखने को मिला। 200 से ज़्यादा अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक बंद होने की कगार पर, करीब 1.25% नीचे। और टॉप लूजर ऑब्वियसली SBI, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली SBI के काउंटर पर। हालांकि कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है उनका जो रेट कट है उसे लेकर, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों 2.5 और 2.25% की गिरावट लेकर बंद होने की कगार पर। इंडसइंड बैंक 2% नीचे, ICICI बैंक 1.25% नीचे, यस बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर नुकसान देखने को मिला है। और डीप कट अगर कहीं पर था तो यहीं पर था। निफ्टी भले ही लाल निशान में बंद हो रहा हो, लेकिन आज वैसे ही कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ओपनिंग क्यूज थे भी नहीं, स्पेशली इंटरनेशनल। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि मार्केट ने अपने आप को आज मेंटेन किया। जो सुबह कट हमको मिला था उसको वापस हमने रिकवर किया, तो दोनों तरफ के लोगों ने पैसा बनाया। जिन्होंने शॉर्ट किया होगा मार्केट को, फर्स्ट हाफ उनके लिए था, लेकिन जिन्होंने मार्केट को रिकवरी के हिसाब से खेला होगा तो आज पैसा उनको भी मिला है। शायद यही मार्केट की एक रेंज रहे भी, क्योंकि 100 पॉइंट का स्विंग अगर आपको निफ्टी के अंदर मिल जाए और कह के मिले तो शायद पैसा बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान हो सकता है, लेकिन जब इंपॉर्टेंट लेवल टूटते हैं तब नुकसान मार्केट के अंदर ज़्यादा बढ़ रहा है। आज दोनों ही लेवल्स को मेंटेन किया गया। आज 8100 भी बचा और 8200 के ऊपर जब हमने एक बार जो ओपनिंग दी थी उसके बाद हम दिन भर उसके ऊपर नहीं गए, तो ये एक रेंज में ट्रेड हुआ है, ये इंपॉर्टेंट था। और दूसरा, आज एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट ये भी देखें कि मैनेजमेंट हो रही है इंडेक्स की, लेकिन आउट परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है मिड कैप में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स अगले 2 दिन बाजार अगर 8100 से 8200 की रेंज में भी रहता है
तो ये मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स पे आप इन पर्टिकुलरली ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट दे रहा है इस समय निफ्टी को ना ऊपर जाने दे रहा है ना नीचे। अदर सेक्टर्स ऊपर लेके जाते हैं, बैंक निफ्टी नीचे लेके आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा आउट परफॉर्म हो सके मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा ध्यान रखें। श्रीकांत, आज की क्लोजिंग पे आपका कमेंट, और कल जब हम ट्रेड करने के लिए उतरे तो कल भी हमको यही दिखेगा कि 8100 से 8200 की रेंज और बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर। देखिए निफ्टी में तो वैसे स्ट्रैटेजी काफ़ी क्लियर है। 8200 से निफ्टी वापस दोबारा फेल हुआ। बिल्कुल। गौरव, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी और साथ ही क्लोजिंग रिमार्क्स आपके? देखिए बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड है। रेलवे सस्टेनर होते हैं तो आप 100 रुपए के स्टॉप लॉस आप बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं। निफ्टी इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही इमीडिएट सपोर्ट रशियन जो है 8225 का 8240 का है, तो अब रिस्क थोड़ा शायद फेवरेबल ना हो, लेकिन 17,850 के स्टॉप लॉस है आप बैंक निफ्टी पे एक बार बाय कर सकते हैं। ऊपर में 18,150 लग रहा है, वो होल्ड हो गया तो आपको और 300-400 पॉइंट का मूवमेंट देखने मिल सकता है। क्लोजिंग मेरे सबसे अच्छी है, बहुत ज्यादा इसमें वरी की बात फिलहाल दिख नहीं रही है। अगर ये सस्टेन हो गया लेवल तो कल एक अच्छा ट्रेडिंग आपको देखने मिल सकता है। ठीक है गौरव, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। साथ ही श्रीकांत, आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपने बताया कि इस समय मार्केट्स में करना क्या चाहिए, लेकिन मेर कल का दिन फिर से वही, क्योंकि जीएसटी काउंसिल्स की बैठक भी शुरू हो जाएगी, तो एक और सेगमेंट जोड़ लीजिएगा, वह लॉजिस्टिक शेयर्स। शायद थोड़ा बहुत मोमेंटम कल उसके अंदर भी आपको मिले।